हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। और पाचन तंत्र में हमने सबसे पहले देखा था किसके बारे में, आहार नाल के बारे में। और आहार नाल में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था मुख के बारे में, फिर उसके बाद में ग्रसनी पढ़ा था, ग्रासनली और आमाशय, ये संरचना हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे पांचवी संरचना, वो कौन सी है, छोटी आंत है। छोटी आंत के बारे में हमें ध्यान रखना है कि यह किस प्रकार की संरचना होती है, कौन से भाग से जुड़ी होती है। तो ये आप देखेंगे कि जो छोटी आंत होती है वह किस भाग से जुड़ी हुई रहती हैं। अब देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि छोटी आंत होती है वो कौन से भाग से किस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, और बड़ी आंत आपस में जुड़ी हुई है। अब ये पीछे का भाग है वो कौन सा है, आमाशय का भाग है। और आमाशय होता है वह आमाशय होगा उस भाग के बाद में आपको ध्यान रखना है। आमाशय के आगे का भाग होगा वह कौन सी होती है, छोटी आंत यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। तो पीछे की और कौन सा भाग हो जाएगा, आमाशय। और आमाशय से आगे के भाग में क्या जुड़ी हुई रहती है, तो छोटी आंत जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। और अंदर की ओर पूरी कुंडलित संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं और आगे जाकर किस में जुड़ती है, तो इस प्रकार से ये कुंडली संरचना होगी जो आगे जाकर के और बड़ी आंत्र में खुलती हैं। तो ये संरचना हमें ध्यान रखनी है, यानी यहाँ से प्रारंभ होती है वो छोटी आंत प्रारंभ होती है। ये भाग तो कौन सा हो जाएगा, आमाशय का। और आमाशय हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि आमाशय का कौन सा भाग, जठरा निर्गम भाग है। ये कौन सा भाग है, जठरा निर्गम भाग। आमाशय के जठरा निर्गम भाग से प्रारंभ होकर के और ये आंत्र है वो कौन सा भाग है, बड़ी आंत है। ये हमें ध्यान रखना है। और बड़ी आंत होती हैं, उस बड़ी आंत तक का भाग होता है, ये आंत्र हो जाएगी बड़ी आंत्र। यहाँ बड़ी आंत्र तक का भाग होता है वो कौन सी आंत कहलाती है, छोटी आंत कहलाती हैं। तो ध्यान देंगे आप कि आमाशय के जठरा निर्गम भाग से लेकर और बड़ी आंत्र के बीच का भाग होता है उसे हम छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत किसे कहेंगे, आमाशय के जठरा निर्गम भाग से लेकर के, और आपको ध्यान रखना है आमाशय के कौन से भाग से, जठरा निर्गम भाग से, जठरा निर्गम भाग से, और आगे का कौन सा भाग, बड़ी आंत्र के बीच, बड़ी आंत के बीच का भाग है, कि बीच का भाग है उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है बीच का भाग होगा उसे हम छोटी आंत कहते हैं। और देखिए छोटी आंत होती है यह सबसे लंबी भाग होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और वह कौन सा भाग होता है, तो यह भाग होता है। और इसकी लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, 7 मीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है। तो इनकी लंबाई लगभग कितनी होगी, 7 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। और ध्यान देंगे तो छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होगा वो किस भाग में होता है, तो इस भाग में होता है। तो इस भाग में सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण होगा, क्योंकि इसी अवशोषण सतह क्षेत्रफल होता है वह अधिक होता है, वलन पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और जिसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। छोटी आंत होती है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप ध्यान देंगे 3 भागों में इसे बांटा गया है। जो प्रारंभिक भाग होता है जो कि यू शेप का होता है, ये इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रारंभिक जो भाग होगा वो किस प्रकार की आकृति का होता है, यू शेप की आकृति का होता है, या जिसे सी शेप की आकृति भी कह सकते हैं। तो यू आकार का या जो सी आकार की संरचना होती है, और जिसके पार्श्व में यहाँ पर अग्नाशय होता है, यहाँ पर अग्नाशय होगा और ऊपर की ओर यकृत उपस्थित होता है। ऊपर की ओर क्या उपस्थित होगा, यकृत उपस्थित होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा यकृत, तो इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से जो सी आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहा जाता है, या इसे हम ड्यूडेनम कहा जाता है।
तो ये भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम या ग्रहणी कहा जाता है, प्रथम भाग। दूसरा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, अग्र शूद्रांत्र कहा जाता है। तो अग्र शूद्रांत्र कहेंगे सेकंड भाग को। और थर्ड भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शूद्रांत्र कहा जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं, वो हमें ध्यान रखने किसके होते हैं, छोटी आंत के। तो छोटी आंत होती है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। छोटी आंत को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, वह हमें ध्यान रखना है। किसको, छोटी आंत को। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, तो पहला भाग हमें ध्यान रखना वो कौन सा हो जाएगा, ग्रहणी होता है। तो सबसे पहला भाग है वह है ग्रहणी, या जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो ग्रहणी या ड्यूडेनम यह भाग होगा। उस भाग में आप ध्यान देंगे तो इसके भाग ये सी आकार का या किस आकार का, यू आकार का होता है। तो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है, सी या यू आकृति की संरचना होती है। और ये ग्रहणी भाग होता है, इसकी लंबाई होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर लंबा सी आकार का जो अमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है उसे ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी भाग होगा, यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है, ये नहीं सर्वाधिक पाचक रसों का स्तरण होता है, वह कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक पाचन होता है वह कहाँ पर होता है, ग्रहणी भाग में होता है। क्योंकि ग्रहणी भाग में अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है और तथा इसी भाग में यकृत से जो पित्त रस होता है वह इस भाग में आता है। तो वसा का पायसीकरण भी होगा पित्त रस से, तथा अग्नाशय से आने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक रस होते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि का पाचन होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन होगा वह किस भाग में होता है, ग्रहणी भाग में होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और आप ध्यान देंगे तो ग्रहणी के बाद में अगला भाग कौन सा हो जाएगा, तो ग्रहणी के बाद अगला भाग होता है अग्र शूद्रांत्र। अगला भाग कौन सा हमें ध्यान रखना है, अग्र शूद्रांत्र। अग्र शूद्रांत्र या जिसे हम क्या कहेंगे, जेजुनम कहा जाता है। तो अग्र शूद्रांत्र या जिसे किस नाम से जाना जाएगा, जेजुनम के नाम से। तो ये कौन सा भाग है, तो आप देखेंगे कि यह जो मध्य भाग है ग्रहणी एवं पक्ष शूद्रांत्र के मध्य उपस्थित होता है। और सबसे लंबा जो है वो भाग होगा, उसमें जो अग्र भाग होता है अग्र शूद्रांत्र और इलियम उसके बाद में शूद्रांत्र भाग होगा। इन दोनों भागों से छोटी आंत बनी होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि अग्र शूद्रांत्र होगा, वह अग्र शूद्रांत्र होता है उसमें भोजन का पाचन एवं क्या होगा, अवशोषण होता है। तो यहाँ पर भोजन का पाचन होगा और साथ में क्या होता है, अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। सर्वाधिक अवशोषण होगा वह अग्र शूद्रांत्र एवं शूद्रांत्र में होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर भोजन का क्या होगा, पाचन एवं जो अवशोषण होता है वह हमें ध्यान रखना है। तो अग्र शूद्रांत्र या जेजुनम भाग होगा वह किसके मध्य, ग्रहणी एवं पक्ष शूद्रांत्र के या शूद्रांत्र के मध्य का भाग होता है, उसे अग्र शूद्रांत्र कहते हैं। यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होगा वह कौन से भाग में होता है, अग्र शूद्रांत्र में होता है। फिर उसके बाद में तीसरा भाग होता है वह कौन सा हमें ध्यान रखना है, तो थर्ड भाग होगा वह शूद्रांत्र या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इलियम के नाम से जानते हैं। तो शूद्रांत्र या इलियम, शूद्रांत्र या इलियम होता है यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, छोटी आंत का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है। और सबसे लंबा भाग होता है यह कौन सा भाग होता है, शूद्रांत्र होता है। और शूद्रांत्र होता है इसमें आप ध्यान देंगे तो जो भोजन के पदार्थ अग्र शूद्रांत्र अवशोषित नहीं हुए उन पदार्थों का अवशोषण किस भाग में होता है, शूद्रांत्र में होता है। वे भोजन के खंड जिनका अवशोषण है वह अग्र शूद्रांत्र में नहीं हुआ है उनका अवशोषण कहाँ पर संपन्न हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना शूद्रांत्र में संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक अवशोषण होता है वह कौन से भाग में होता है, शूद्रांत्र भाग में होता है। तो शूद्रांत्र भाग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के बाद में भोजन होगा वो किसमें प्रवेश कर जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है बड़ी आंत्र में प्रवेश कर जाता है। अगला हम भाग देखेंगे कौन सा हो जाएगा, दूसरा छठा भाग हो जाएगा और वो कौन सा हो जाएगा, बड़ी आंत होता है। कौन सा भाग हो जाएगा, बड़ी आंत। इसमें आप ध्यान देंगे तो ये जो भाग है आहार नाल का जो शूद्रांत्र होता है उसके पक्ष भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत्र कहते हैं। और बड़ी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है
और जो कम विकसित होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहा जाता है या सिकम कहा जाता है। तो अंधनाल या जिसे हम क्या कहेंगे, सिकम कहा जाता है। तो इसमें भोजन प्रवेश करेगा। तो अंधनाल या सिकम से लेकर के और मलाशय तक का भाग होता है वो बड़ी आंत्र कहलाता है। तो बड़ी आंत होगा, इसमें आप देखेंगे तो जो भोज्य पदार्थ है जिनका पाचन हो गया तो उसके बाद में जो भोजन प्रवेश करेगा बड़ी आंत्र में, वहाँ पर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं के द्वारा किण्वन क्रिया के माध्यम से, फर्मेंटेशन की क्रिया के माध्यम से अपाचित पदार्थ होते हैं उनका पाचन करने का कार्य करते हैं तथा बड़ी आंत्र में कुछ विटामिन होते हैं उनका संश्लेषण होता है। तो बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य होता है वह जल एवं अन्य जो विटामिन या अन्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना तथा कुछ विटामिन होते हैं उनका संश्लेषण करना इनका मुख्य कार्य होता है। तो बड़ी आंत्र किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना शुद्रांत्र से लेकर के और मलाशय तक का भाग बड़ी आंत्र कहलाता है। बड़ी आंत्र होती है, उसका व्यास छोटी आंत्र से अधिक होता है, इसके कारण से इसे हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत्र कहते हैं। बड़ी आंत्र में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा किण्वन क्रिया के माध्यम से अपाचित भोज्य पदार्थों को सरलीकृत रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि बड़ी आंत्र होती है, उसका मुख्य कार्य होता है जल एवं अन्य कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण करना तथा कुछ विटामिन होता है उनका संश्लेषण होता है, वह किस भाग में होता है, बड़ी आंत्र में होता है। बड़ी आंत्र होती है, उसकी संरचना को निम्न 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है। पहला भाग अंधनाल या सिकम कहा जाता है। अंधनाल या सिकम होता है, यह छोटा कम विकसित भाग होता है, छोटा कम विकसित भाग होता है और इसके पार्श्व में एक 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी कर्मी रूपी परिशेषिका उपस्थित होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि अंधनाल या सिकम के पार्श्व में 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना उपस्थित होती है जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। यह मनुष्य में अवशेषी होती हैं। यह कर्मी रूपी परिशेषिका होती हैं, वह सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है, जिसके अंदर वाम पार्चेला नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के पाचन करने में सहायक होते हैं, परंतु मनुष्य में यह सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इस कारण से जो है ये मनुष्य में किस प्रकार की संरचना है, अवशेषी संरचना होती हैं और जब इसमें खाद्य पदार्थ चले जाते हैं तो दर्द होता है, इसके कारण से इनको अपेंडिक्स के ऑपरेशन के माध्यम से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये मनुष्य में अवशेषी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। अंधनाल या सिकम होता है, इसके अंदर कुछ लसीकाणु पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो है वो आपको लसीकाणुओं का निर्माण होता है और अंधनाल या सिकम भाग होता है उसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं जो कि कौन सी क्रियाविधि अपनाएंगे, किण्वन का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा भाग प्रारंभ होता है और वो कौन सा भाग होता है, वर्धांत्र या कोलन। और वर्धांत्र या कोलन होता है, उसके निम्न भाग होते हैं। उसमें आप देखेंगे तो प्रारंभिक जो वर्धांत्र का भाग होता है जो कि कौन सा भाग है, ऊपर की ओर है, ये इस प्रकार का भाग होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आरोही वर्धांत्र। तो वर्धांत्र का प्रारंभिक भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, आरोही वर्धांत्र कहा जाता है। आरोही वर्धांत्र के बाद में यह वर्धांत्र का भाग है वो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ वर्धांत्र। तो अनुप्रस्थ वर्धांत्र होता है, तो यह भाग होगा वह कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ वर्धांत्र। फिर उसके बाद में यह वर्धांत्र का भाग है वो कौन सा है, आरोही के उल्टा अवरोही वर्धांत्र। तो इस प्रकार से अवरोही वर्धांत्र हो गया। और चौथा भाग होता है जो कि सिग्मोइड आकृति का होता है जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मोइड वर्धांत्र कहा जाता है। तो सिग्मोइड वर्धांत्र, ये हमें वर्धांत्र के 4 भाग ध्यान रखने हैं। वर्धांत्र के बाद में ये भाग किसमें खुलेगा, तो आगे जाकर के ये भाग खुलता है, मलाशय में खुलता है। मलाशय होता है, उनके पार्श्व में आप ध्यान देंगे तो मलाशय होगा वह आप ध्यान दें आगे किस में खुलता है, गुदा में। और गुदा होती है वह गुदा नाल के द्वारा गुदा में मलाशय खुलता है। ये गुदा नाल है जिसकी लंबाई होती है वह 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ये गुदा छिद्र है या गुदा है जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एनस कहा जाता है। इस गुदा के पार्श्व में सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, बही एवं अंत सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। बही एवं कौन सी,
अंतः सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, और अंतः और बही सवर्णी पेशियां होती है, इनके द्वारा अपाचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर से त्यागने की क्रियाविधि को नियंत्रित किया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर त्यागने का नियंत्रण करने का कार्य है वह इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आहार नाल का जो पक्ष भाग होता है उसे बड़ी आंत्र कहते हैं। इनका व्यास छोटी आंत से अधिक होता है। बड़ी आंत होती है उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि किण्वन क्रिया के माध्यम से जटिल पदार्थों को सरलीकृत करने का कार्य करते हैं। बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य जल एवं कुछ खनिज लवण तथा विटामिन का अवशोषण करना है। बड़ी आंत्र होती है उसके निम्न 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमें ध्यान रखना है कौन सा, अंधनाल या जिसे हम क्या कहेंगे सीकम कहा जाता है। अंधनाल या सीकम कहेंगे, यह भी 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई होती है। और अंधनाल होगा या सीकम होता है इसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इसके पार्श्व में कर्मी रूपी परिशेषिका उपस्थित होती है। फिर उसके बाद में कौन सा बात जाएगा, वर्धांत्र या जिसे हम क्या कहेंगे कोलोन कहा जाता है। तो वर्धांत्र या कोलोन हो जाएगा। और ये कितने भाग होते हैं वर्धांत्र या कोलोन के, 4 भाग होते हैं। पहला आरोही वर्धांत्र, दूसरा अनुप्रस्थ वर्धांत्र, तीसरा अवरोही वर्धांत्र और चौथा कौन सा हो जाएगा सिग्मोइड वर्धांत्र होता है। फिर उसके बाद में तीसरा भाग हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है मलाशय, यानी जो वर्धांत्र होगा उसमें जल एवं कुछ खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में अपाचित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मलाशय में डाल दिया जाता है जहाँ पर अस्थायी रूप से संग्रह होता है। और मलाशय होता है वो गुदा नाल से जुड़ा हुआ रहता है। गुदा नाल होती है वो गुदा के माध्यम से बाहर की ओर खुलती हैं। गुदा होते हैं उसके पार्श्व में बही एवं अंतः सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो कि अपाचित भोज्य पदार्थों को बाहर की ओर त्यागने की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर आहार नाल होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो मनुष्य के अंदर आहार नाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला मुख हमने देख लिया था, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा आमाशय। मुख में हमने विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पढ़ी थी। 3 मुख्य संरचनाएं हमें ध्यान रखनी है, तालु, जीवा एवं दांत। उसके बाद में ग्रसनी के बारे में ध्यान रखना है और उसके बाद ग्रासनली और आमाशय। फिर छोटी आंत हमने देख लिया और ये बड़ी आंत। छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, तो पहला ग्रहणी या जिसे ड्यूडेनम कहेंगे, अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम और शुद्रांत्र या इलियम कहेंगे। बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं, अंधनाल या सीकम, वर्धांत्र या कोलोन और मलाशय होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसमें पहला हमने जो भाग पढ़ा है वो कौन सा आहार नाल है। अब सेकंड भाग हम देखेंगे और वो कौन सा है, सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो अगला हम देखेंगे सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में।